नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जितेंद्र सिंह। आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ ये रीडिंग पे बेस्ड है। रीडिंग में एक खास तरह का टॉपिक आता है जिसमें लिखा होता है कि विच पैराग्राफ कंटेन्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। इसमें एक हमें क्वेश्चन दिया होता है, उसमें कुछ इंफॉर्मेशन दी होती है और हमने ढूंढना होता है कि ये इंफॉर्मेशन किस पैराग्राफ में हमें मिल रही है। इस तरह के क्वेश्चन को करने का एक खास तरह का तरीका होता है और उस तरीके के टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आज आपको इस वीडियो में डिटेल में दूंगा। ये वीडियो देखने के बाद आपको ऐसे क्वेश्चन करने में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मेरा प्रॉमिस है आपके साथ। ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं चलता हूं अपने वीडियो की तरफ। जब इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं लाइक विच पैराग्राफ कंटेन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, ये वाले जो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, इनको करने का एक खास तरीका होता है, इनका एक खास अपना ही प्रोसीजर होता है जिसको आपको फॉलो करना पड़ता है ताकि आपको इस तरह के क्वेश्चन करने में आसानी हो सके। अब इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या होता है? इस क्वेश्चन का मीनिंग होता है कि कौन से पैराग्राफ में आपको ऐसी इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है, आपको किस पैराग्राफ में ये इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है और आपने एक एक पैराग्राफ करके यहाँ से इंफॉर्मेशन ढूंढनी पड़ती है। अब ये कुछ बच्चे बहुत ही इसको लेंथी बना देते हैं। वो क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर वो ऊपर जाते हैं और एक एक पैराग्राफ में इसकी इंफॉर्मेशन को ढूंढने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसका जो करने का सही तरीका है वो ये है कि आपने पहले पैराग्राफ को पढ़ना है। इस पूरे पैराग्राफ को पूरे तो नहीं पढ़ना, पर मैं बता रहा हूँ कि इस पैराग्राफ को पहले आपने ए पैराग्राफ को पढ़ना है, उसके बाद आपने नीचे जाना है और आपने देखना है कि उस पैराग्राफ की इंफॉर्मेशन इन क्वेश्चन में से कहाँ देखने को मिलती है। इस तरह अगर आप करेंगे तो आपको ईजिली इसके आंसर्स मिल जाएंगे और आपका टाइम भी ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा। और अगर आप क्वेश्चन पढ़ के ऊपर जाके डिफरेंट पैराग्राफ में ये इन्फॉर्मेशन ढूंढने की कोशिश करेंगे, उससे आपका टाइम बहुत वेस्ट होगा और आपका जो 40 मिनट्स में 40 क्वेश्चन करने का टाइम होता है, आई मीन 1 आवर में जो आपने 40 क्वेश्चन करने होते हैं, वो आपका टाइम बहुत ही बीत जाता है। हमें आइएलटीएस में करना क्या है? हमें आइएलटीएस में चाहिए कि हम सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकें और वो भी कम समय में। और अगर हमने किसी एक क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम लगा दिया, लाइक हमें 60 मिनट्स में 40 क्वेश्चन करने हैं, तो हमें एक क्वेश्चन के लिए कितने मिनट्स मिलते हैं? 1.5 मिनट्स मिलता है। और अगर मान लीजिए हमने किसी एक क्वेश्चन पे 3-4 मिनट लगा दिए और 4 क्वेश्चन पे 12 मिनट लगा दिए, तो हमारे लिए कितना प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि हमें तो वो 4 क्वेश्चन 6 मिनट में करने थे, हमने डबल टाइम ले लिया। इट मीन्स कि मैंने अगले जो 4 क्वेश्चन थे उनका भी टाइम यहाँ पे ले लिया और मुझे क्या करना है, मुझे कम से कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और अपने नंबर लेके आगे जाना है। सो इन क्वेश्चन को अगर आपने करना है तो आपने क्या करना है, पहले पैराग्राफ पढ़ना है, फिर यहाँ पे आना है और आपने देखना है कि उस पैराग्राफ की इंफॉर्मेशन यहाँ पे कहाँ पे मिलती है। मैं आपको भी डिटेल में कराऊंगा इनको और आपको बताऊंगा कि कैसे ये अटेम्प्ट किए जाते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या किया है, अब मैंने ये सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं वो मैं यहाँ पे अपने बोर्ड में ले आया, उसको बाद मैंने इसको ट्रांसलेट किया। हर किसी को ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ उनको ट्रांसलेट करना है जिनको इंग्लिश समझ में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। वो घर बैठ के ऐसे प्रैक्टिस करेंगे, जिनको समझ आती है उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, पहले द प्रोसीजर फॉर सॉर्टिंग थ्रू द रिमेन्स ऑफ द फायर को ट्रांसलेट किया और मैंने क्या समझा, फायर रिमेन्स को सॉर्ट करने का प्रोसीजर। फायर रिमेन्स क्या होता है? रिमेन्स का होता है जो बचा हुआ है, जो फायर के बाद बचा कुचा जो चीज़ था उसको सॉर्ट मीन्स उसको एक एक करके देखा गया, सॉर्ट किया गया, कौन सी ठीक अच्छी है कौन सी खराब है, उसको करने का प्रोसीजर। सेकंड था हाउ अप्पा लुक्ड आफ्टर द फायर, फायर लगने के बाद अप्पा कैसा दिखा। थर्ड ये था इम्प्रूवमेंट्स मेड टू द रीबिल्ड अप्पा, दोबारा बने अप्पा में इम्प्रूवमेंट्स किए गए, जो उसको दोबारा बनाया उस पर क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स किए गए, ऐसी बात कहाँ पे किस पैराग्राफ में हुई है। 31 है द सिलेक्शन ऑफ पीपल टू कैरी आउट द रिपेयर वर्क, रिपेयर वर्क करने के लिए लोगों का सिलेक्शन, ऐसी बात किस पैराग्राफ में की गई है। 32 था वाई द नेशनल ट्रस्ट चोज टू रीबिल्ड अ पार्क, नेशनल ट्रस्ट ने अ पार्क को रीबिल्ड करना क्यों चुना, मतलब उसको क्यों चुना गया नेशनल ट्रस्ट के द्वारा। और लास्ट में था हाउ पीपल रिएक्टेड टू द रीबिल्ड अ पार्क, अ पार्क रीबिल्ड करने पर लोगों की क्या रिएक्शन थी।
सो हमें ढूंढना है कि ऐसी इंफॉर्मेशन किस पैराग्राफ में की गई है। अब हमने इस तरह के क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। देखिए, पहले मैं पढ़ूंगा पैराग्राफ ए। अगर ये पैराग्राफ ए की कोई इन्फॉर्मेशन मुझे उन क्वेश्चन में मिल गई तो ठीक, अगर नहीं मिली तो मैं ए को छोड़ दूंगा और मैं क्या करूंगा, अगले पैराग्राफ पे चले जाऊंगा और बी को पढ़ूंगा। जो पैराग्राफ मैंने एक बार पढ़ लिया और उसकी इन्फॉर्मेशन मुझे आंसर्स अपने क्वेश्चन में नहीं मिली जो कि नीचे दिए गए हुए हैं, अगर मुझे उसकी इन्फॉर्मेशन इन पैराग्राफ में नहीं मिली तो मैं उस पैराग्राफ को छोड़ दूंगा और मैं आगे चले जाऊंगा। मुझे उस पैराग्राफ को दोबारा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर है। अब आप देखिए कि मैंने कैसे अटेम्प्ट करना है। मैंने जो भी पैराग्राफ है उसके पहला सेंटेंस, जैसे कि ये यहाँ से होता है, ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ तक जाता है, ये सेंटेंस मैंने उठाना है। और इसका मैंने लास्ट सेंटेंस जो कि यहाँ से एस से शुरू होता है और ये देखिए सारा का सारा सेंटेंस मैं यहाँ से उठाऊंगा कहाँ तक, साल्वेज ऑपरेशन तक। तो मैंने क्या करना है, फर्स्ट सेंटेंस और लास्ट सेंटेंस यहाँ से लेना है, उसको मैंने पढ़ना है, उसको मैंने समझना है और अगर वो आंसर मुझे मिल गया तो ठीक, अगर नहीं मिला तो मैंने इसको छोड़ देना है। इससे ज़्यादा मैं पैराग्राफ से इंफॉर्मेशन और गैदर नहीं करूँगा, ज़्यादा मैं पढ़ूँगा नहीं और अपना टाइम भी वेस्ट नहीं करूँगा और मुझे आंसर मिलेंगे, ये भी मैं आपको दिखाऊँगा कि कैसे मिलते हैं। तो चलिए अब देखिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने फर्स्ट सेंटेंस और लास्ट सेंटेंस को ले लिया है और उसको मैंने ट्रांसलेट कर लिया है। अब मुझे ये ट्रांसलेट करने के बाद इसको समझना है कि ये सेंटेंस मुझे क्या कह रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा है 30 अगस्त 1989 की आफ्टरनून को ससेक्स में अपाक में 18th सेंचुरी के एक बड़े घर में आग लग गई। अभी कहता है कि जो 18th सेंचुरी का एक बड़ा घर था उसमें आग लग गई। कब लगी है, 30 अगस्त 1989 की आफ्टरनून को उसमें आग लगी है। और आगे लास्ट सेंटेंस में ये क्या बोल रहा है, एज द फायर कंटिन्यू टू रेज, जैसे जैसे आग बढ़ती गई, नेशनल ट्रस्ट कंजर्वेटर्स वर बीइंग मोबिलाइज, नेशनल ट्रस्ट के कंजर्वेटर्स को मोबिलाइज किया जा रहा था। एंड दैट इवनिंग लोकल स्टेशनर्स वर स्पेशली ओपनड, अब उस इवनिंग को स्पेशली लोकल स्टेशनर्स को ब्लॉटिंग पेपर की बल्क सप्लाईज प्रोवाइड करने के लिए ओपन किया गया था। अब यहाँ पे क्या लिखा, दैट इवनिंग लोकल स्टेशंस वर स्पेशली ओपन टू प्रोवाइड द बल्क सप्लाईज ऑफ ब्लॉटिंग पेपर्स सो डेस्परेटली नीडेड इन दी साल्वेज ऑपरेशन, जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी साल्वेज ऑपरेशन में। ठीक है, ये कह रहा है। तो हमें फर्स्ट और लास्ट सेंटेंस से क्या इन्फॉर्मेशन मिली, 30th सेंचुरी 1989 को एक घर में आग लगी जो कि 18th सेंचुरी में बना था और उसमें क्या है कि जैसे जैसे आग बढ़ती गई और उसको कैसे रोकने के लिए उन्होंने क्या क्या किया, ब्लॉटिंग पेपर्स की बल्क सप्लाईज प्रोवाइड की गई जिसकी बहुत ही ज़रूरत थी। ये बस हमें यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिली। अब हमें देखना है कि ये इन्फॉर्मेशन हमें अपने क्वेश्चन में मिल रही है। अब देखिए फर्स्ट पे क्या आ रहा है, फायर रिमेन्स को सॉर्ट करने का प्रोसीजर। अब देखिए यहाँ पे फायर रिमेन्स क्या होता है, जो फायर के बाद बचा हुआ सामान। तो यहाँ पे बचे हुए सामान की तो बात नहीं हुई, यहाँ पे तो ये हुआ कि अपने ब्लॉटिंग पेपर की एक बल्क सप्लाई प्रोवाइड के लिए ओपन किया गया था एक जगह को, ताकि वहाँ से हमें साल्वेज ऑपरेशन को आगे करना, जिसकी बहुत ही ज़्यादा जरूरत थी साल्वेज ऑपरेशन के लिए। और फर्स्ट में क्या था कि एक घर में आग लगी थी, तो ये तो बात नहीं हुई। रिमेन्स को, फायर रिमेन्स को सॉर्ट करने का प्रोसीजर की बात तो नहीं हुई। फायर लगने के बाद अप्पा कैसा दिखा, ऐसी बात भी वहाँ पे नहीं हुई। कैसा दिख रहा था, ये बात तो हमें फर्स्ट और लास्ट सेंटेंस में नहीं मिली। अब तीसरा क्या कहता है, दोबारा बने अप्पा में इम्प्रूवमेंट्स किए गए। अब इम्प्रूवमेंट्स की बात भी वहाँ पे नहीं की गई। रिपेयर वर्क करने के लिए लोगों का सिलेक्शन, ये भी बात वहाँ पे नहीं की गई। नेशनल ट्रस्ट ने अप्पा का रीबिल्ड करना क्यों चुना, ये भी वहाँ पे बात नहीं की गई। और लास्ट में क्या था, अप्पा रीबिल्ड करने पर लोगों की क्या रिएक्शन थी, ये भी बात वहाँ पे नहीं की। सो इसका मतलब जो ए था वो मेरा किसी में भी आंसर में नहीं आ रहा। वो 28 से 33 जो क्वेश्चन थे इसमें कोई भी आंसर ए से नहीं आ रहा। तो मैं ए को अब जाऊंगा भूल और मैं क्या करूंगा, अब जाऊंगा अपने बी के पास। ठीक है जी, अब बी में क्या करूंगा, बी में भी मैं फर्स्ट और लास्ट सेंटेंस को इकट्ठे करूंगा और उसको मैं समझूंगा। देखते हैं आगे कि कैसे मैंने किया। अब देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे बी को पार्ट को ले लिया जो कि यहाँ पे था, ये वाला देखिए। अब ये बहुत ही छोटा था तो मैंने क्या किया, इस सब को उठा लिया और सबको मैंने समझ लिया। मुझे इससे फ़ायदा क्या होगा कि मुझे छोटा सा है तो पढ़ने में टाइम नहीं लगेगा और मुझे समझ भी जल्दी आ जाएगा, क्योंकि इनके जो फर्स्ट सेंटेंस वो भी बहुत छोटा था और लास्ट सेंटेंस वो भी बहुत छोटा था। तो मुझे क्या करना पड़ा,
फर्स्ट, सेकंड और थर्ड दोनों मैंने उठा लिए और मैंने इसको यहाँ से ट्रांसलेट कर लिया। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द फॉलोइंग मॉर्निंग अप्पाक स्टूड ओपन टू द स्काई, मतलब अप्पाक आसमान की ओर खुला था। अ स्लज ऑफ वेट चारकोल कवर्ड द ग्राउंड फ्लोर एंड बेसमेंट एंड इन एवरी रूम चार्ड एंड फॉलन टिम्बर्स ले अमंग्स द स्मोक। इट वॉज अ सीन ऑफ अटर डेवस्टेशन। तो जो मैंने आपको यहाँ बताया है, यहाँ पे जो मैंने कहानी बताई है वो क्या कहती है कि आसमान की ओर वो अप्पाक खड़ा था, वेट चारकोल के साथ, कीचड़ के साथ वो भरा हुआ था और टिम्बर जो गिरे हुए थे वो धुएं के बीच पड़ी हुई थी। और ये एक ऐसा सीन था जो बहुत ही डेवस्टेटिंग था। ठीक है, हमने अब इसका आंसर ढूंढना है। तो पहले देखिए, फायर रिमेन्स को शॉर्ट करने का प्रोसीजर, कोई प्रोसीजर की बात हुई है यहाँ पे? तो यहाँ पे बात नहीं हुई। दूसरा देखिए, फायर लगने के बाद अप्पाक कैसा दिखा? हाँ, ये तो बात यहाँ पे हुई है कि फायर लगने के बाद जो अप्पाक था वो कैसा दिख रहा था। उन्होंने कहा कि वो आसमान की ओर खड़ा था, चारकोल की कीचड़ के साथ वो भरा हुआ था और टिम्बर्स वहाँ पे गिरे हुए थे। ठीक है, तो ये कैसा दिख रहा था? ये वैसी ही बात हुई है। और हम एक कंफर्म कर ले कि बाकी बात तो कोई हुई नहीं, आगे तो कुछ ऐसी नहीं है जो इन्फॉर्मेशन दी हो वहाँ पे। तो देखिए आगे लिखा है, दोबारा बने अपार्ट में इंप्रूवमेंट्स, नहीं बात हुई। रिपेयर वर्क करने के लिए लोगों का सिलेक्शन, नहीं बात हुई। नेशनल ट्रस्ट की बात तो हुई नहीं। अपार्ट बिल्ड करने पर लोगों की क्या रिएक्शन थी, ये बात नहीं हुई। सो हमें यहाँ से अपना आंसर क्लियर हो गया और ये मुझे मेरा आंसर मिल गया, तो मैं इसको रेड कर रहा हूँ। क्लियर है जी? अब हम चलते हैं आगे। आगे देखिए कि मेरे पास ये आ गया सी पैराग्राफ। अब सी पैराग्राफ का मैंने क्या करना है, पहला सेंटेंस लेना है जो यहाँ तक है, डिस्कवरीज तक होता है, और मुझे लास्ट भी चाहिए जो कि यहाँ तक है, द पोजीशन से लेके कैटेगराइज तक। अब इसको उठाऊंगा और मैं इसको लेके जाऊंगा अपने वर्ड में और वहाँ आपको दिखाऊंगा कि इसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है जी? ये देखिए, मैंने थर्ड पैराग्राफ यहाँ लिया है सी वाले को और उसका फर्स्ट और लास्ट सेंटेंस मैं यहाँ पे ले आया। अब देखिए यहाँ पे क्या था इसका मीनिंग। इनिशियल शॉक की शुरुआती सीन के बाद आग लगने के बाद के दिन डिस्कवरी से फिल थे। मतलब जो शॉक लगा था, इनिशियल शॉक आग लगने का, उसके बाद के दिन में डिस्कवरी से फिल थे। मतलब डिस्कवरी मतलब नई नई चीज़ें अंदर से मिल रही थी। ईच फ्रैगमेंट की पोजीशन रिकॉर्ड की गई, मतलब हर एक चीज़ जो थी उसको रिकॉर्ड किया गया कि हमें क्या क्या मिल रहा है। और सभी डेब्रिस को सॉर्ट और कैटेगराइज करने से पहले काउंटलेस डस्टबिन में स्टोर किया गया। मतलब कि उनको सॉर्ट और कैटेगराइज करने से पहले, डेब्रिस क्या होता है, जो सड़ गया है, गल सड़ गया है माल, उसको सॉर्ट और कैटेगराइज करने से पहले काउंटलेस डस्टबिन में स्टोर किया गया। सो क्या हुआ कि डिस्कवरीज के से फिल था अगले दिन, जो अगले दिन थे, और क्या क्या निकाला गया और उनको बॉक्स में डाला गया सॉर्ट करने से पहले। अब यहाँ पे देखिए, पहला था 28 फायर रिमेन्स को सॉर्ट करने का प्रोसीजर। यहाँ पे सॉर्ट की बात तो हुई है और यहाँ पे भी सॉर्ट की बात हुई है। अब मुझे ये देखना है कि क्या ये पूरी बात पैराग्राफ में हुई है, और मुझे पूरा यकीन है कि ये बात पैराग्राफ में हुई है। क्यों हुई है यकीन है? क्योंकि यहाँ पे देखिए उन्होंने बताया कि इनिशियल शॉक की शुरुआती सेंस के बाद आग लगने के दिन के डिस्कवरी से, मतलब क्या क्या डिस्कवर किया गया। ठीक है, अब फायर रिमेन्स, अब रिमेन्स क्या होता है, मैंने आपको बताया था शुरू से कि बचा हुआ माल जो बचा हुआ था फायर लगने के बाद, उसकी जो डिस्कवरीज थी उसके साथ वो अगले दिन फिल थे। ठीक है जी? आगे क्या बोला, ईच फ्रैगमेंट की पोजीशन रिकॉर्ड की गई, मतलब हर एक चीज़ को रिकॉर्ड किया गया। तो क्या किया गया, सॉर्ट किया गया। और सभी डेब्रिस होता है जो बचा हुआ माल जो सड़ गल गया है, उसको सॉर्ट और कैटेगराइज करने से पहले काउंटलेस डस्टबिन में स्टोर किया गया। अब जला हुआ माल उसको तो स्टोर कर दिया गया, और जो फ्रैगमेंट पोजीशन थी उसको, ईच फ्रैगमेंट जो था उसकी पोजीशन रिकॉर्ड की गई। तो उससे मुझे क्लियर हो गया कि मेरा आंसर ये वाला बन रहा है। मुझे आगे कोई और पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरा आंसर यहाँ से मिल गया। क्लियर है जी? अब हम चलते हैं आगे। अब देखिए मेरे पास है इसके बाद डी पैराग्राफ। अब देखिए डी पैराग्राफ जो पहला सेंटेंस है काफ़ी लंबा है, तो मैं क्या करूँगा, इस पूरे के पूरे सेंटेंस को पेन तक लूँगा और इसको मैं समझूँगा। ठीक है जी? और उसके बाद मुझे क्या करना है, लास्ट सेंटेंस लेना है। अब देखिए लास्ट सेंटेंस बहुत ही छोटा है, यहाँ से यहाँ तक है,
तो मैं क्या करूँगा, इसके पिछले सेंटेंस पे जाऊँगा और इस पूरे सेंटेंस को उठाऊँगा, यहाँ स्पायरमैन से लेके सीलिंग फेलिंग तक जाऊँगा और मैं इसको समझूंगा और देखूंगा कि मेरा आंसर कहाँ बनता है। तो देखिए मैंने क्या किया है, मैंने इन दोनों सेंटेंस को उठाया है और मैंने इसको यहाँ पे लेके आया हूँ और मैंने उसके बाद इसको ट्रांसलेट किया। अब देखिए क्या मीनिंग निकलता है यहाँ पे। ग्रेट एक्साइटमेंट था क्योंकि स्टेयरकेस हॉल से लैंटर्न का मतलब होता है लालटेन के रिमेनेंट्स मतलब होता है लेफ्ट पीसेस 2 फॉलन फ्लोर्स के डेब्रिज से निकाले गए थे। मतलब जो 2 फ्लोर थे उसके जो डेब्रिज थे उसमें से वो निकाले गए। डेब्रिज होता है जो बचा कुचा माल तोड़ फोड़ खराब हो गया, उसको डेब्रिज बोलते हैं। और 3 वीक्स बाद भी जब रेड रूम कारपेट, अब मैं क्या कह रहा है कि 3 वीक्स बाद जो रेड रूम कारपेट है जिसे पूरी तरह से लॉस्ट माना जाता था, जिसे कि पूरी तरह से लॉस्ट माना गया था, वो पियानो के रिमेन्स के चारों ओर रैप हुआ पाया गया था। मतलब जो पियानो था उसके जो बचा हुआ माल था, रिमेन और बचा हुआ था, उसके चारों ओर रैप हुआ पाया गया था। अब नेक्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है, टेपेस्ट्री रूम की जो विंडो के बाहर से, अब ये एक रूम था उसकी विंडो के बाहर से नेशनल ट्रस्ट कंजर्वेटर के डायरेक्शन में, अब उनकी जो नेशनल ट्रस्ट के कंजर्वेटर्स के जो थे उनके डायरेक्शन में फायरमैन ने सिल्क से लटके बेड को डिसमेंटल कर दिया। अब सिल्क से जो लटका हुआ बेड था उसको उन्होंने तोड़ फोड़ दिया और उसके टुकड़े टुकड़े करके बाहर निकाल दिया, उसके टुकड़े टुकड़े किए और बाहर निकाल दिया। 20 मिनट बाद सीलिंग गिर गई। ये हमें इस सेंटेंस में से कहा गया है कि उसके जो रिमेनेंट्स थे वो पाए गए, जो 2 फ्लोर थे उसमें से वो निकाले गए और पियानो के रिमेन्स के चारों ओर उसका रैप हुआ पाया गया था। अब उन्होंने बोला एक सिल्क से लटका हुआ बेड था, वो नेशनल कंजर्वेटर्स के डायरेक्शन में फायरमैन ने डिसमेंटल किया, उसको बाहर निकाल दिया और 20 मिनट बाद सीलिंग गिर गई। अब देखिए इसका आंसर देखते हैं हम लोग कहाँ बनता है। अब देखिए फायर रिमेन्स को शॉर्ट करने का प्रोसीजर ये तो है नहीं, शॉर्ट तो कोई कर ही नहीं रहा था वहाँ पे, वो तो था कि गिर गया और वहाँ पे जो 3 वीक्स बाद जब रेड रूम कारपेट जिससे लॉस माना गया था उसमें क्या क्या मिला ये बता रहे हैं, और उसमें से जब उन्होंने डिसमेंटल किया सिल्क से लटके बेड को, उसके बाद सीलिंग गिर गई, तो ये था ही नहीं। अब फायर लगने के बाद अब पाक कैसा दिखा, अब ये भी बात नहीं है। अब तो ये 3 वीक्स बीत चुके हैं तो ये भी बात नहीं हो रही। दोबारा बने अब पाक में इम्प्रूवमेंट्स किए गए, इम्प्रूवमेंट्स की कोई बात नहीं की गई। रिपेयर वर्क करने के लिए लोगों का सिलेक्शन, ये भी बात नहीं की गई। नेशनल ट्रस्ट ने अब पाक को रीबिल्ड करना क्यों चुना, ये भी बात नहीं की। अब पाक रीबिल्ड करने पर लोगों की क्या रिएक्शन थी, ये भी बात नहीं हुई। अब देखिए जो ये इतना बड़ा सेंटेंस था इसमें बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन दी थी, लेकिन इसकी कोई भी बात हमें यहाँ पे नहीं मिली। इसका मतलब डी की कोई भी बात यहाँ पे नहीं थी। अब मैंने क्या करना है, डी को छोड़ देना है और मुझे पता चल गया कि डी की कोई भी इंफॉर्मेशन इनमें नहीं है। अब मुझे अपने अगले पैराग्राफ की तरफ जाना है और वो क्या है, वो है ई। अब मैं ई को उठाऊंगा, उसका पहला सेंटेंस लूँगा जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक था, इसको उठाऊंगा और इसका जो लास्ट सेंटेंस था जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक था, इसको उठाऊंगा और इसको समझूंगा और देखूंगा कि इसका कोई मीनिंग तो नहीं निकल रहा उन क्वेश्चन में। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने वो जो 2 सेंटेंस की बात मैंने की थी वो मैंने यहाँ से उठाई और यहाँ से वो लिया और यहाँ पे आके मैंने एक ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले ली। अब ये आपको बताऊंगा मैं यहाँ पे। अब आप देखिए कि मैंने पिछला सेंटेंस क्यों लिया। अब यहाँ पे दीज की बात हुई है। देखिए जब भी दीज की बात होती है तो दीज का जो इन्फॉर्मेशन है वो पिछले सेंटेंस में दिया हुआ होता है। अगर आप मेरी पिछली वीडियोस देखेंगे उसमें भी मैंने बार बार यही कहा है कि अगर दीज, इट, ऐसी, दैट, दिस, अगर ऐसा कोई सेंटेंस के पहले आ जाए तो उसकी इन्फॉर्मेशन पिछले सेंटेंस में दी गई होती है। इसलिए मुझे पिछला सेंटेंस भी उठाना पड़ेगा और मुझे ये पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन देखनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे दीज आया है और दीज की इन्फॉर्मेशन मुझे हमेशा पिछले सेंटेंस पे मिलती है। क्लियर है जी। अब मैंने क्या किया है, अब मैंने इन दोनों सेंटेंस को उठाया है और मैं इसको यहाँ पे लेके आ गया। अब मैंने इसको समझना है और मैंने देखना है कि इसका आंसर क्या मुझे मिल रहा है अपने दिए ऑप्शन में। अब यहाँ पे क्या करा, अब पाक की रिपेयर के कार्य का स्केल नेशनल ट्रस्ट में अनप्रेसिडेंटेड था। मतलब ये कभी पहले हुआ ही नहीं था, नेशनल ट्रस्ट की हिस्ट्री में ऐसा पहले काम कभी हुआ नहीं था और इसका रिपेयर उन्होंने करना था। ठीक है जी। अब उन्होंने बोला क्या है, लास्टली मच हैड बीन सेड ऑफ द फाइन कलेक्शन एक्वायर्ड स्पेशली फॉर अब पाक। मतलब बहुत कुछ बचा लिया गया था जो कि
अक्वायर किया गया था अप्पा के लिए फ्रॉम 1747। 1747 से किसके द्वारा? सर मैथ्यू फेदरस्टोन हॉल के द्वारा और एंड हिज सन हैरी, और उनके बेटे हैरी द्वारा यहाँ पे लिखा गया। ठीक है जी। अब दीज ऑब्जेक्ट्स बिलोंग नोवेयर एज, अब ये ऑब्जेक्ट्स कहीं और बिलोंग नहीं करते थे। एंड कंप्लीट रीस्टोरेशन ऑफ द हाउस, और उसको जो घर था उसको पूरा रीस्टोर करना, वुड अलाउ देम टू बी सीन एंड एंजॉयड अगेन। अब मतलब क्या करना था, उनको अलाउ करेगा कि उनको दोबारा देखा जा सके और उनको एंजॉय किया जा सके इन देयर ओरिजिनल सेटिंग, उनकी ओरिजिनल सेटिंग में हम देख के उनको देखें और एंजॉय करें। ये बताया गया है इन 2 सेंटेंस में। क्या बताया गया है कि नेशनल जो ट्रस्ट था उनकी जो हिस्ट्री थी उसमें पहले ये ऐसा कभी हुआ ही नहीं था ऐसा, और जो वहाँ पे जो कलेक्शन एक्वायर की गई थी सर मैथ्यू द्वारा और उनके बेटे हैरी द्वारा, उसको क्या करना था उन्होंने उसको रीस्टोर करना था ताकि घर दोबारा से इंजॉय किया जा सके और उसको दोबारा देखा जा सके। तो इन्होंने बताया कि नेशनल ट्रस्ट ने ऐसा किया है और ऐसा क्यों किया है, ताकि वो दोबारा इंजॉय किया जा सके। अब हम देखेंगे कि इसके बाद कहाँ पे गया। फायर रिमेन्स को सॉर्ट करने का प्रोसीजर, नहीं बात हुई। अगला है फायर लगने के बाद अप्पा कैसा दिखा, ये बात नहीं हुई। दोबारा बने अप्पा में इम्प्रूवमेंट्स किए गए, ये बात नहीं हुई। रिपेयर वर्क करने के लिए लोगों का सिलेक्शन, ये भी बात वहाँ पे नहीं हुई। नेशनल ट्रस्ट ने अप्पा को रीबिल्ड करना क्यों चुना, अब ये देखिए नेशनल ट्रस्ट ने जो अप्पा को रीबिल्ड करना क्यों चुना, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो सर मैथ्यू था उनके द्वारा और उनके बेटे के द्वारा जो चीज़ें दी गई थी उसको हम लोग रीस्टोर करेंगे ताकि वो दोबारा देखे जा सके और उसको एंजॉय किया जा सके। अब लास्ट में क्या कहता है, अप्पा रीबिल्ड करने पर लोगों की क्या रिएक्शन थी, ये तो बात नहीं हुई और हमें यहाँ से अपना आंसर मिल गया। और इसको मैं करता हूँ रेड, क्योंकि अप्पा में ऐसा काम पहले कभी हुआ ही नहीं था और जो माल वहाँ से मिला था, मतलब जो एक्वायर किया गया था उसको उन्होंने सेव किया और ये ऑब्जेक्ट्स को उन्होंने कंप्लीट रीस्टोर करना था ताकि उसको एंजॉय किया जा सके और उनको देखा जा सके। सो यहाँ से मुझे ये आंसर मिल गया। देखिए मुझे फर्स्ट और लास्ट दोनों पढ़े और मुझे ये आंसर मिल गया। अब मैं चलता हूँ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए मुझे इसके बाद आ गया है एफ में मुझे क्या करना है, ये पहला सेंटेंस लेना है जो कि नेशन वाइड तक था और उसके बाद मुझे लास्ट सेंटेंस देखना है। लास्ट सेंटेंस देखिए यहाँ से काफ़ी लंबा है और इसको मैंने यहाँ दिस, अब देखिए दिस आ गया। अब अगर मुझे पूरा का पूरा समझना है तो मुझे ये पूरा का पूरा सेंटेंस जो कि काफ़ी लंबे हैं उठाने पड़ेंगे और इनको समझना पड़ेगा। यहाँ पे मैं आपको फिर बता दूँ मैंने ये पूरा सेंटेंस क्यों उठाया, क्योंकि यहाँ पे आ गया था दिस और दिस की बात हमेशा पिछले सेंटेंस में होती है और इसका यहाँ पे बात हुई है, तो मुझे ये पूरा का पूरा उठाना पड़ेगा, इतना लंबा सेंटेंस को समझना पड़ेगा, फिर मेरा आंसर यहाँ से निकलेगा। क्लियर है जी। अब वैसे तो मैं देखूँ तो ये काफ़ी लंबा है, ये तो मतलब काफ़ी लंबा कि मुझे पूरा का पूरा पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और फिर मेरा आंसर बनेगा। इस केस में जब ऐसा क्वेश्चन मुझे पेपर में आ जाए तो मैं क्या करूँगा, मैं इस क्वेश्चन को फ़िलहाल पेपर में छोड़ दूँगा ताकि मैं इसको बाद में करूँ। इसको मैं पेपर में एग्ज़ाम में पहले अटैम्प्ट नहीं करूँगा क्योंकि इसमें बहुत सारा टाइम मेरा कंज्यूम हो जाएगा और मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। तो मैं क्या करूँगा, इस केस में इस क्वेश्चन को मैं छोड़ दूँगा और मैं अगले क्वेश्चन पे चले जाऊँगा फटाफट। अगला करने के बाद अगर मेरे पास टाइम बचेगा लास्ट में तो मैं इस क्वेश्चन पे आऊँगा, नहीं तो मैं इसे गैस वर्क कर दूँगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे मेरे पास कितने पैराग्राफ है, ABCDEFGH 8 पैराग्राफ है। 2 पैराग्राफ मेरे निकल गए और 6 क्वेश्चन मेरे थे। अगर तो मेरे उन 6 में से ये 6 जो बचे हुए हैं ये सारे के सारे फिट हो जाते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि किसी एक पैराग्राफ की इन्फॉर्मेशन कहीं 2 बार मिल जाए, मतलब कि किसी जैसे 28, 29, 30, अब हो सकता है कि 29 का आंसर बी हो और 32 का आंसर भी बी हो सकता है। उस केस में मेरे पास 5 पैराग्राफ होंगे क्योंकि एक पैराग्राफ की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे 2 बार मिल गई है। अगर एक पैराग्राफ की इन्फॉर्मेशन एक बार ही मिलेगी तो उसमें क्या करना है कि मुझे पता है 6 पैराग्राफ बचे हैं और 6 मेरे पास क्वेश्चन बचे हैं, तो मुझे पता है कि हर क्वेश्चन फिल हो रहा है हर पैराग्राफ में, तो मैं इस
कंडीशन में इस पैराग्राफ को छोड़ दूंगा और लास्ट में इसका गैस कर लूँगा। क्लियर है जी? सो मैं अभी आपके सामने तो ये करूँगा, लेकिन आपको बता रहा हूँ कि पेपर में आपने इसको कैसे अटैम्प्ट करना है। ठीक है, अब देखिए मैं पूरा का पूरा पैराग्राफ यहाँ पे ले आया हूँ और अब मैंने इसको समझना है। क्या कह रहा है ये पैराग्राफ? द सर्च फॉर क्राफ्ट्समैन एंड वुमेन कैपेबल ऑफ डूइंग द इंट्रिकेट रिस्टोरेशन वर्क वॉज नेशन वाइड। इंट्रिकेट रिस्टोरेशन वर्क करने में कैपेबल क्राफ्ट्समैन और वुमेन की खोज नेशन वाइड थी। अब आप देखिए पहली ही लाइन से मुझे अपना आंसर मिल गया, मुझे आगे जाने की और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और मुझे क्या मिल गया? रिपेयर वर्क करने के लिए लोगों का सिलेक्शन। इस चीज़ की बात इस पैराग्राफ में हुई और इसकी फर्स्ट लाइन में ही मुझे इसका आंसर मिल गया। पढ़ना चाहूँ तो आगे पढ़ भी सकता हूँ और समझना चाहूँ तो समझ भी सकता हूँ, लेकिन मुझे आंसर यहीं से मिल गया और मुझे पता चल गया कि उसकी बात इस पैराग्राफ में हुई है और अब मुझे आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मेरा टाइम बच गया। जो मुझे पहले लग रहा था कि मुझे बहुत टाइम लगेगा और मैंने छोड़ने का बात की थी इसको, वो मुझे फर्स्ट सेंटेंस से ही ये आंसर मुझे मिल गया। क्लियर है जी? आपको इसमें तो फर्स्ट सेंटेंस से मुझे मिल गया, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये पूरा पढ़ने के बाद ही मुझे आंसर मिलता, पर मैं लकी था इस बार कि मुझे पहली लाइन से ही आंसर मिल गया। अब चलते हैं आगे। अब देखिए इसके बाद मेरे पास आता है जी पैराग्राफ। जी का पैराग्राफ जो पहला सेंटेंस है वो यहाँ बजट पे ख़त्म हो जाता है और मुझे लास्ट सेंटेंस है, लास्ट सेंटेंस इसका इसमें यहाँ से इन एडिशन स्टार्ट होता है। तो मैं क्या करूँगा, इन दो सेंटेंस को लूँगा और मैं इसको समझूंगा। अब देखिए यहाँ पे आ गया, इन जून 1994 द बिल्डिंग प्रोग्राम वाज कंप्लीटेड ऑन टाइम एंड बजट। यहाँ पे देखिए क्या बोला, इन जून 1994 द बिल्डिंग प्रोग्राम वाज कंप्लीटेड ऑन टाइम एंड ऑन बजट। बजट पे ये काम हो गया। आगे क्या लास्ट सेंटेंस बोला है, इन एडिशन, इसके अलावा नेशनल ट्रस्ट के लिए वाटर और हीटिंग सिस्टम को अपग्रेड करना, मॉडर्न एनवायरमेंटल कंट्रोल्स इंस्टॉल करना और फायर और सिक्योरिटी इक्विपमेंट को अपग्रेड करने में टाइम और मनी स्पेंड करना इकोनॉमिक सेंस से समझ में आया। मतलब उनको ये जो चीज़ें स्टोर करनी थी उनको इकोनॉमिक सेंस से समझ आ गया। और मुझे यहाँ से क्या समझना, जून 1994 में बिल्डिंग प्रोग्राम ऑन टाइम और बजट पर कंप्लीट हो गया, मतलब ये कंप्लीट हो गया है। इसके अलावा क्या हुआ, नेशनल ट्रस्ट के लिए इसके अलावा कंप्लीट करने के बाद क्या क्या हुआ, उनको वाटर और हीटिंग सिस्टम को अपग्रेड करना, मॉडर्न एनवायरमेंटल कंट्रोल इंस्टॉल करना और फायर और सिक्योरिटी इक्विपमेंट को अपग्रेड करने में टाइम और मनी स्पेंड करने का इकोनॉमिक सेंस से समझ। अब मुझे देखना है इसका आंसर कहाँ से मिलता है। फायर इमेज को सॉर्ट करने का प्रोसीजर यहाँ पे बात नहीं हुई। फायर लगने के बाद अब बात कैसा दिखा, ये भी बात नहीं हुई। दोबारा बने अब पार्क में इम्प्रूवमेंट्स किए गए। अच्छा, ये मुझे लग रहा है, आगे देखना पड़ेगा। पहले देखो, रिपेयर वर्क करने के लिए लोगों की सिलेक्शन नहीं हुई। नेशनल ट्रस्ट ने अब पार्क को रीबिल्ड करना क्यों चुना, ये बात भी यहाँ पे नहीं हुई। और लास्ट में क्या है, अब पार्क रीबिल्ड करने पर लोगों की क्या रिएक्शन थी, अब रिएक्शन की बात भी यहाँ पे नहीं हुई। और मुझे आंसर यहाँ से पहले ही मिल गया था, जो मेरा आंसर बना था, दोबारा बने अब पार्क में इम्प्रूवमेंट्स किए गए। अब देखिए क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स किए गए। अब देखिए ना कि उन्होंने क्या इम्प्रूवमेंट्स किया। इसके अलावा नेशनल ट्रस्ट के लिए वाटर और हीटिंग सिस्टम को अपग्रेड करना, ये इम्प्रूवमेंट हुआ। मॉडल एनवायरमेंट कंट्रोल इंस्टॉल करना, ये इम्प्रूवमेंट हुआ बिल्डिंग को कंप्लीट करने के बाद, ठीक है। और फायर और सिक्योरिटी इक्विपमेंट को अपग्रेड करने में टाइम और मनी स्पेंड करने का इकोनॉमिक सेंस से समझ आया। सो यहाँ से मुझे मेरा आंसर मिल गया और मुझे पता चल गया कि मेरे जी का जो आंसर है वो ये ही बन रहा है और इससे ज़्यादा मुझे और ज़्यादा पढ़ना भी नहीं है और समझना भी नहीं है, क्योंकि मुझे समझ तो पहले ही आ गया था। क्लियर है जी। चलते हैं हम अब लास्ट पे। लास्ट में हमें क्या है, एच है। एच का देखिए यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये दो सेंटेंस है। इसको हम लेंगे और हम अब इसको समझेंगे। वैसे तो मैं चाहता हूँ कि ये लास्ट वाला जो है ये मैं आपके लिए छोड़ दूँ, आप घर पे इसको करें, खुद प्रैक्टिस करें एक क्वेश्चन को और देखें कि जो मैंने आपको मेथड बताया है उससे आंसर मिलता है या नहीं। आई होप कि ये वीडियो देखने के बाद आपको ये क्वेश्चन करने में बहुत ही आसानी
हो जाएगी, आपको ये क्वेश्चन अब डिफिकल्ट नहीं लगेंगे। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज for more and more videos like this. I need your support. I really need your support. अगर आप मुझे सपोर्ट करते जाएंगे तो मैं ऐसी वीडियो आपके लिए बनाता जाऊंगा। Thanks for watching my video.